हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोहम्मद शावेद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एलएस इको स्टडी वर्ल्ड। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण परिभाषाओं की सीरीज के सेट 4 को, जिसमें कि अर्थशास्त्र से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं डिस्कस करेंगे जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछी जाती हैं, जैसे कि केवीएस, एनवीएस, पीजीटी, टीजीटी, आरपीएससी और यूजीसी नेट वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी परिभाषाओं को। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा सबसे पहला कि किसके अनुसार आर्थिक वृद्धि का अर्थ है अधिक उत्पादन और आर्थिक विकास का अर्थ है अधिक उत्पादन तथा उन तकनीकी एवं संस्थागत व्यवस्थाओं में परिवर्तन जिनके द्वारा ये उत्पादन होता है। देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन 1 है हमारा प्रेविस सिंगर, ऑप्शन 2 है हमारा लर्नर, ऑप्शन सी है या 3 है हमारा सीपी किंडलबर्ग और ऑप्शन 4 है हमारा लेविस। तो यहाँ उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 3 यानी कि सीपी किंडलबर्ग ने ये कहा था। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो उत्तर है हमारा सीपी किंडलबर्ग यानी कि ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2 कि किसने कहा है कि कामगारों के पास उस पूंजी का स्वामित्व होना चाहिए जो उनकी बचत से हुई है। ठीक है, ऑप्शन 1 है हमारा हैरोड, ऑप्शन 2 है हमारा आर्थर लुइस, ऑप्शन 3 है हमारा एल पसीनेती, ऑप्शन 4 है हमारा रैगनर नर्क्स। ठीक है, तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है ऑप्शन 3 यहाँ पर हमारा सही होगा, एल पसीनेती ने। क्या कहा है एल पसीनेती ने? कि जो कामगारों के पास पूंजी है उसका स्वामित्व होना चाहिए जो उनकी बचत से हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3 कि किसने कहा है कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 है हमारा प्रेविस, ऑप्शन 2 है हमारा एडम स्मिथ, ऑप्शन 3 है हमारा प्रोफेसर मार्शल, ऑप्शन 4 है हमारा रॉबिन्स। तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है यहाँ भी ऑप्शन 3 सही होगा हमारा, प्रोफेसर मार्शल ने कहा है। मार्शल ने कहा है कि जो अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यापार में मानव जाति का एक अध्ययन है। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4 कि किसने कहा है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत ही मांग का सिद्धांत है, ये आय एवं मूल्य में उतार चढ़ाव का सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन 1 है हमारा मिल्टन फ्रीडमैन, ऑप्शन 2 है हमारा पीगू, ऑप्शन 3 है हमारा हार्ट्रे और ऑप्शन 4 है हमारा वॉकर। तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है ऑप्शन 1 सही होगा हमारा मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा है। ठीक है, देखते हैं उत्तर। तो उत्तर हो गया हमारा मिल्टन फ्रीडमैन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5 कि किसके अनुसार ग्रामों का मोक्ष कुटीर एवं लघु उद्योगों में निहित है। ठीक है, ऑप्शन 1 है हमारा रैगनर नर्क्स, ऑप्शन 2 है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 3 है VKRV राव, ऑप्शन 4 है हमारा महात्मा गांधी। तो किसने कहा है कि ग्रामों का मोक्ष जो है वो कुटीर एवं लघु उद्योगों में निहित है? तो ये कहा है हमारा ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 6 किसने कहा मौद्रिक नीति को निर्धारित नियम के अनुसार चलना चाहिए, ना कि विवेक के अनुसार? ऑप्शन 1 है हमारा एडम स्मिथ, ऑप्शन 2 है हमारा फ्रीडमैन, ऑप्शन 3 है हमारा रैगनर नर्क्स, ऑप्शन 4 है हमारा हैबलर। तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है फ्रीडमैन ने कहा है कि जो औद्योगिक नीति है, मौद्रिक नीति है को निर्धारित नियम के अनुसार चलना चाहिए, ना कि विवेक के अनुसार। तो देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 है हमारा कि किसका मत है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन है? तो ऑप्शन 1 है हमारा जे वाइनर, ऑप्शन 2 है हमारा जी हैब्रलर, ऑप्शन 3 है हमारा गुस्ताव केसल, ऑप्शन 4 है हमारा वाकर। तो किसने कहा है? तो ये कहा है ऑप्शन 2 यहाँ पर हमारा सही होगा, जी हैब्रलर। क्या कहा है इन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो विकास का इंजन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना, यानी कि अगली परिभाषा। तो प्रश्न नंबर 8 है हमारा कि किसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास का इंजन, और नहीं है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर होगा अब विकास का इंजन नहीं रहा। ठीक है,
तो किसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अब विकास का इंजन नहीं रहा है? तो ऑप्शन 1 है हमारा जे वाइनर, ऑप्शन 2 है हमारा जी हैब्रलर, ऑप्शन 3 है हमारा गुस्ताव केसल और ऑप्शन 4 है हमारा वाकर। तो ये इससे पहले जो परिभाषा थी उसमें और इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, क्योंकि उसमें जी हैब्रलर द्वारा ये कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो विकास का इंजन है, जबकि इन्होंने क्या कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अब विकास का इंजन नहीं रहा है। तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है ऑप्शन 1 हमारा सही होगा यहाँ पर, जे वाइनर ने। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंस है बस इन दो परिभाषाओं में, तो ध्यान रखना है। इसका उत्तर है जे वाइनर। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, किसका मत है कि जब अर्थव्यवस्था में अत्यधिक तीव्र गति से समृद्धि होती है तो उत्पादक सोचते हैं कि इसे और तेजी से बढ़ाना चाहिए, इसका विपरीत भी सत्य है? तो ऑप्शन 1 है हमारा लाइबस्टीन, ऑप्शन 2 है हेरोड, ऑप्शन 3 है हमारा आर्थर लुईस और ऑप्शन 4 है हमारा सिंगर। तो इसका उत्तर क्या होगा हमारा? ऑप्शन 2 जो है वो सही होगा, यानी कि हेरोड द्वारा ये कहा गया है। चलिए चेक करते हैं। तो उत्तर है हमारा इसका ऑप्शन 2 यानी कि हेरोड। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, किसके अनुसार भारत में आर्थिक नियोजन उत्पादन आधारित न होकर जनहित आधारित होना चाहिए? यानी किसने ये कहा कि जो भारत में आर्थिक नियोजन है उत्पादन पर आधारित नहीं होना चाहिए, बल्कि किस पर? जनहित पर आधारित होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 है हमारा एडम स्मिथ, ऑप्शन 2 है हमारा महात्मा गांधी, ऑप्शन 3 है हमारा अमर्त्य सेन और ऑप्शन 4 है हमारा BKRV राव। तो ये किसने कहा है? तो ऑप्शन 3 हमारा यहाँ सही होगा, अमर्त्य सेन द्वारा ये कहा गया है। चेक करते हैं। तो उत्तर है हमारा ऑप्शन 3 यानी कि अमर्त्य सेन। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11 कि किसके अनुसार लोचदार विनिमय दरों को वस्तुओं की मांग व पूर्ति अथवा पूंजी के प्रवाह के द्वारा लोचपूर्ण तरीके से ऊपर अथवा नीचे रखा जाता है? तो ऑप्शन 1 है हमारा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 2 है हमारा फ्रीडमैन, ऑप्शन 3 है हमारा सैमुअलसन, ऑप्शन 4 है हमारा किंडलबर्ग। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, सैमुअलसन द्वारा ये कहा गया है। तो देखते हैं उत्तर 3 हमारा सही होगा, सैमुअलसन। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 12 कि किसका कथन है अनुकूलतम जनसंख्या पर होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है? तो ये पर नहीं है, वह होगा यहाँ पर, ये भी टाइपिंग मिस्टेक्स है। तो यहाँ होगा अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। तो ऑप्शन 1 है हमारा बाउले, ऑप्शन 2 है हमारा बोर्डिंगटन, ऑप्शन 3 है हमारा H डॉल्टन, ऑप्शन 4 है हमारा रैगनर नग्स। तो ये किसने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है? तो ऑप्शन 3 यहाँ पर हमारा सही होगा, यानी कि H डॉल्टन ने कहा था। ठीक है, चेक कर लेते हैं उत्तर अपना। तो उत्तर 3 हमारा सही होगा, H डॉल्टन। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13 कि किसने कहा है कि सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है? प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13 कि किसने कहा सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है? तो यहाँ पर मध्य नहीं होगा, यहाँ होगा माध्यो। ठीक है, यहाँ तो ऑप्शन 1 है हमारा फ्रीडमैन, ऑप्शन 2 है गुस्ताव केसल और ऑप्शन 3 है हमारा टिप्पेट, ऑप्शन 4 है हमारा बाउले। तो किसने कहा है ये? तो ये कहा है कि सांख्यिकी माध्यों का विज्ञान है, ऑप्शन 4 हमारा सही होगा, यानी कि बाउले ने कहा है। ठीक है, देखते हैं अपना उत्तर। तो उत्तर 4 हमारा सही हो गया, बाउले। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14 कि किसका कथन है अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज अनेक प्रयोगों में लाए जाने वाले उत्पादक, यहाँ उत्पादक नहीं होगा उत्पादन होगा यहाँ पर, कि उत्पादन के सीमित साधनों का एक समय अवधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन करने एवं उनको समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों में उपभोग हेतु वर्तमान तथा भविष्य के बीच बांटने के लिए किस प्रकार चुनते हैं? ऐसा वे चाहें मुद्रा का प्रयोग करके करें या इसके बिना करें। तो ऑप्शन 1 है हमारा, ये किसने कहा है? ऑप्शन 1 है मार्शल, ऑप्शन 2 है लेविस, ऑप्शन 3 है हमारा सैमुअलसन, ऑप्शन 4 है हमारा JK मेहता। तो ये अर्थशास्त्री बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है, तो इसको किसने कहा है? तो ऑप्शन 3 यहाँ पर हमारा सही होगा, सैमुअलसन ने कहा है। ठीक है, देखते हैं अपना उत्तर। तो उत्तर 3 हमारा सही होगा, सैमुअलसन। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15 जो कि वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन है,
वो है कि किसका कथन है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ठीक है, चलिए, तो ये है। इसको ऐसे भी पूछ सकता है परिभाषा को कि पुरानी मुद्रा नई मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है, ये किसने कहा है? तो ऑप्शन 1 है हमारा एडम स्मिथ, ऑप्शन 2 है हमारा वाकर, ऑप्शन 3 है हमारा ग्रेशम और ऑप्शन 4 है हमारा कीन्स। तो ये बहुत ही इजी परिभाषा है, सभी जानते हैं कि ये ग्रेशम द्वारा दी गई है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3 यानी कि ग्रेशम। ठीक है, तो उत्तर हुआ हमारा ग्रेशम। तो ये थी अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो कि विभिन्न एग्जामों में इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि KVS, PGT, TGT, RPSC और UGC नेट वगैरह में। तो ये हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं और आगे इन परिभाषाओं की 2 क्लासें और हैं और इसमें हम पूरी लगभग 100 परिभाषाएं अर्थशास्त्र की जो इम्पोर्टेंट्स है वो कंप्लीट कर लेंगे। और आई होप कि आपको समझ आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।